Good morning, dear students. Today we are going to start another chapter of our history, that is chapter number 4th, Forest Society and Colonialism. So, this chapter is a chapter based on our environment. आप इसको एक तरीके से environment का भी चैप्टर समझ सकते हैं, जो कि हिस्टोरिकल बेसिस पे समझाया गया है। इससे पहले हमने जो भी चैप्टर देखे वो वर्ल्ड हिस्ट्री पे रिलेटेड थे। आपके चैप्टर नंबर आपका 1 देखें आप फ्रेंच रेवोल्यूशन, सेकंड देखें आप रशियन रेवोल्यूशन, या आपका थर्ड चैप्टर जो आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर हिटलर के ऊपर था, जर्मनी के ऊपर था। सो दिस चैप्टर इज डिफरेंट फ्रॉम दैम। ये चैप्टर आपको बताएगा हमारे इंडिया के फॉरेस्ट के बारे में, ठीक है, और कैसे कॉलोनियलिज्म यानी कि ब्रिटिश पावर ने आके इंडिया में तहलका मचाया और किस तरीके से फॉरेस्ट को एक्सप्लॉइट किया। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। So first of all, we will have to learn why forests are important. So I think you all know, आपके पास खुद के पास काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे कि फॉरेस्ट को इम्पोर्टेंट है। दे प्रोवाइड अस trees provides us so many things like fruits, vegetables and so on. बट आपकी बुक में जो दिया हुआ है उसके हिसाब से अगर हम देखें, so इसमें दिया हुआ टेक अ क्विक लुक अराउंड योर स्कूल एंड होम एंड आइडेंटिफाई ऑल द थिंग्स दैट कम फ्रॉम द फॉरेस्ट। द पेपर इन द बुक यू आर रीडिंग, जो पेपर आपको मिलता है वो भी जो आपके पेपर बनते हैं पेजेस, वो आपके जो हैं उससे ही बनते हैं ट्रीज को काट के। डेस्क एंड टेबल्स, doors and windows, the dyes that color your clothes, spices in your food, and the cell phone wrapped off your toffee। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग जो आपके आसपास है कहीं ना कहीं वो रिलेटेड है फॉरेस्ट से। आपके अगर बेंचेस में देखें तो वुड आती है, जो आप गम यूज़ करते हैं, हनी, कॉफ़ी, टी, रबड़, सो मेनी थिंग्स आर देयर विच आर कमिंग फ्रॉम द फॉरेस्ट। सो दैट्स वाई दे आर रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, फॉर आवर सर्वाइवल। एंड फॉरेस्ट हमने याद होगा शायद किस क्लास में पढ़ा है मैंने, फॉरेस्ट आर ऑल्सो कॉल्ड एस रिसोर्सेस। एक तरीके से हमारे लिए रिसोर्सेस हैं क्योंकि हमारी नीड्स को फुलफिल और सेटिस्फाई करते हैं। अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी मीन्स आप समझ सकते हैं अलग अलग प्रकार के। इट्स फास्ट डिसअपियरिंग बिटवीन 1700 एंड 1995, द पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, 13.9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर ऑफ फॉरेस्ट और 9.3% ऑफ वर्ल्ड्स टोटल एरिया वाज क्लियर्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूजेस। सो इतना ज़्यादा एरिया का फॉरेस्ट जो है क्लियर कर दिया गया, काट दिया गया, जिसमें इंडस्ट्रीज बन सकें या जिसमें ऐसी चीज़ें उगा सके हम लोग जिस जो इंडस्ट्रीज़ के लिए काम की हों। फॉरेस्ट को बहुत काटा गया, बहुत एक्सप्लॉइट किया गया अर्थ पे। What is deforestation? So the disappearance of forest is referred to as deforestation. फॉरेस्ट को काट काट के उसके ट्रीज को हटा कर फॉरेस्ट को वहाँ से हटा देना, उसकी जगह यहाँ लोग रहने पहुँच जाएं या आप एग्रीकल्चर करना लग जाएं, उस चीज़ को हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन इज नॉट अ रिसेंट प्रॉब्लम, ये कोई नई प्रॉब्लम नहीं है। द प्रोसेस बिगेन मैनी सेंचुरीज अगो, बट ऑल्सो कॉलोनियल रूल इट बिकेम मोर सिस्टमैटिक एंड एक्सटेंसिव। जब इंडिया में कॉलोनियल रूल स्टार्ट हुआ उसके बाद से डिफॉरेस्टेशन बहुत सिस्टमैटिक यानी कि बहुत रैपिडली बढ़ने लग गया, काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, काफ़ी ज़्यादा ये होता भी चला गया। लेट अस लुक एट सम ऑफ द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन इन इंडिया। देयर आर सम कॉजेज जिसके कारण डिफॉरेस्टेशन इंडिया में काफ़ी वाइड स्प्रेड रहा। So in 1600, approximately one-sixth of the India's landmass was under cultivation. Cultivation means agriculture. तो इंडिया के टोटल एरिया का वन सिक्स था एग्रीकल्चर के अंदर। नाउ दैट फिगर हैज गोन अप टू अबाउट हाफ। अब इंडिया का पहले वन सिक्स एरिया था, अब अभी लगभग 1/2 एरिया, लगभग हाफ एरिया कल्टीवेशन के अंदर है। एज पॉपुलेशन इंक्रीज ओवर द सेंचुरीज एंड द डिमांड फॉर फूड वेंट अप, क्योंकि फूड डिमांड काफ़ी ऊपर हो चुकी है, पॉपुलेशन की राइज हो चुका है, इसलिए उनके लिए एग्रीकल्चर करना भी जो है उसकी भी डिमांड काफ़ी हाई है। Peasants extended the boundaries of cultivation, clearing forests and breaking new land। जो नए फॉरेस्ट के लैंड है वहाँ तक जो है पीजेंट्स पहुँच गए, फॉरेस्ट को हटा कर उन्होंने वहाँ पे कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया। इन दी कॉलोनियल पीरियड से आप रेफर करेंगे हम ब्रिटिश एरा की तरफ, तो आप ध्यान रखिएगा जहाँ जहाँ कॉलोनियल लिखा है मतलब ब्रिटिश एरा की बात हो रही है। कल्टीवेशन एक्सपांडेड रैपिडली फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस। कल्टीवेशन का एक्सपांडेशन जो है ब्रिटिश टाइम पे कुछ रीजंस के कारण हुआ। First, the British directly encouraged the production of commercial crops like jute, sugar, wheat and cotton। ब्रिटिश लोगों ने जो खुद ही जो है कुछ कमर्शियल क्रॉप्स थे आपके, जैसे कि जूट, शुगर, वीट, कॉटन, इनका काफ़ी जो है इनकरेज किया, इनका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा हो। द डिमांड फॉर दीज क्रॉप्स इंक्रीज इन द 19th century यूरोप, वेयर फूड ग्रेन्स वर नीडेड टू फीड द ग्रोइंग अर्बन पॉपुलेशन एंड रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। देखिए एक बार आप समझिए इस बात को कि ब्रिटिश लोग जो थे, ये यूरोपियंस लोगों की बात करें, उन्होंने पहले अपने यूरोप के जितने फॉरेस्ट थे उनको काट के ख़त्म कर दिया, पूरा खा गए।
उसके बाद जिन एरियाज पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था, जैसे मान लीजिए ब्रिटिश ने इंडिया पर कब्जा किया था, तो उसके बाद वो इंडिया का उन्होंने फॉरेस्ट और फॉरेस्ट रिसोर्सेज खाना खत्म करना शुरू कर दिए। सो उनके वहाँ पे जो है आपकी डिमांड वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा थी, वहाँ पे पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ रही थी, तो इंडिया से ही फूड गेन वो लोग ले जाते थे। वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए जो भी सामान चाहिए वो भी इंडिया से आता था एज अ रॉ मटेरियल, जिस जो रॉ मटेरियल आपके जूट, शुगर, व्हीट, कॉटन। सो दे ऑल स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग देम ओनली। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, रेलवेज के इंट्रोडक्शन से भी जो है फॉरेस्ट को काफ़ी असर पड़ा, काफ़ी डिफॉरेस्टेशन हुआ। सो बाय द अर्ली 19th सेंचुरी ओक फॉरेस्ट, ओक एक ऐसा ट्री आपका जो काफ़ी लंबे लंबे ट्रीज होते हैं, जिनको काट के आप शिप्स बना सकते हो, काफ़ी हार्ड होता है, हार्डवुड में आता है ये। इनसे आप कुछ भी सामान बनाएंगे ताकि वो काफ़ी हार्ड बनेगा, जैसे शिप्स बिल्डिंग होती है आपकी, आपके रेलवे के ट्रैक्स बिछाना, ये सब के लिए ओक्स काफ़ी काम में आता है। सो ओक फॉरेस्ट इन इंग्लैंड वर डिसअपियरिंग, काफ़ी ख़त्म हो चुके थे क्योंकि इंग्लैंड ने लगभग अपने फॉरेस्ट उसे यूज़ कर लिए थे, और इंग्लैंड इतनी बड़ी कंट्री है भी नहीं। दिस क्रिएटेड अ प्रॉब्लम ऑफ टिम्बर। टिम्बर और ओक एक ही तरह का ट्री है। टिम्बर सप्लाई फॉर रॉयल नेवी। हाउ कुड इंग्लिश शिप बी बिल्ड विदाउट अ रेगुलर सप्लाई ऑफ स्टोरेज एंड ड्यूरेबल टिम्बर? अगर टिम्बर नहीं मिलेगा, इन्हें लकड़ी नहीं मिलेगी, तो कैसे ये लोग जो है अपने शिप्स बिल्डिंग करेंगे? बिकॉज शिप्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, शिप से ही जो उनके हथियार आते जाते रहते थे, जिससे वो इंडिया कंट्रोल कर पाते थे। क्योंकि आप देखिए इंडिया और ब्रिटिश में काफ़ी अंतर है, कंट्रोल करने के लिए उन्हें उनकी नेवी काफ़ी अच्छी बिल्ड करनी पड़ी। How would imperial power be protected and maintained without ships? By the 1820, search parties were sent to explore the forest resources of India. तो उसके बाद एक बार इंग्लैंड ने अपने रिसोर्स खत्म कर लिए, फिर वो लोग आए इंडिया के फॉरेस्ट रिसोर्सेज को खत्म करने के लिए। So within a decade, trees were being felled on a massive scale and vast quantities of timber were being exported from India. 10 सालों के अंदर ही काफ़ी वाइड स्प्रेड इंडिया में कटाई हुई ट्रीज की, काफ़ी ज़्यादा ट्रीज काट दिए गए और वहाँ से उनको ले जाया गया इंग्लैंड की तरफ। द स्प्रेड ऑफ रेलवेज फ्रॉम द 1850s, आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि रेलवेज का इंट्रोडक्शन कब हुआ इंडिया में, किस ईयर में। क्रिएटेड अ न्यू डिमांड, क्योंकि रेलवे के ट्रैक्स उस समय आयरन पे नहीं, उस समय वुड पे बेचते थे, और रेलवे के जो आपके स्लीपर बनते थे, रेलवे के जो कोच बनते थे, उनको बनाने के लिए भी जो है हमें लकड़ी चाहिए होती थी, हार्डवुड। सो रेलवेज वर एसेंशियल फॉर कॉलोनियल ट्रेड, उनके उनके ट्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था ये रेलवेज, एंड फॉर द मूवमेंट ऑफ इम्पेरियल ट्रूप्स। In 1946, the length of the tracks had increased to over 7,65,000 km. As the railway tracks spread through India, a larger and large number of trees were felled. जितना ज़्यादा रेलवेज इन्होंने बढ़ाया, जितने ज़्यादा कोचेस बनाए, इन्होंने ट्रैक्स बिछाए, उतने ही लार्ज नंबर ऑफ ट्रीज और फॉरेस्ट कट किए गए। As early as in 1850, in the Madras presidency, से मद्रास में ही alone 35,000 trees were being cut annually for sleepers. Sleepers मतलब coaches. Introduction of commercial plantation. Large areas of natural forest were being also cleared to make way for टी, कॉफ़ी एंड रबर प्लांटेशन। देखिए टी और कॉफ़ी की जो है डिमांड काफ़ी हाई थी यूरोप में, और यूरोप में इतना ही उग नहीं पाते थे। सो दैट्स वाई ब्रिटिश एंड यूरोपियंस ने जो है इंट्रोडक्शन किया इन चीज़ों का इंडिया में और एशिया में, जहाँ जहाँ पे इनका जो है रूल था। सो इन्होंने क्या किया, बहुत सारे फॉरेस्ट क्लियर कर दिए और इन सबकी जगह क्या उगा दिया इन्होंने, टी, कॉफ़ी और रबर। द colonial government took over the फॉरेस्ट उन्होंने लिए एंड गेव वास्ट एरियाज टू यूरोपियंस प्लांटर्स एट चीप रेट, सस्ते में फॉरेस्ट खरीद लिए लोगों से वहाँ के, और बहुत सस्ते रेट से यूरोपियन को बेच दिए ताकि वो फॉरेस्ट में ये सब उगा सकें। दीज फॉरेस्ट वर एनक्लोज एंड क्लियर्ड ऑफ फॉरेस्ट एंड प्लांटेड विद टी और कॉफी। इन सब में जो है टी और कॉफी उगा दिया गया। एक ये देखिए एक ये यूरोप का ब्रांड का नाम लिखा हुआ है यहाँ पर, प्लेजर ब्रांड टी, देख सकते हैं आप, लंदन ग्लासगो टी इम्पोर्टर्स। फर्स्ट फॉरेस्ट एक्ट, अब ब्रिटिश लोगों ने एक फॉरेस्ट का एक्ट पास किया। व्हाई दे हैव पास दैट एक्ट, लेट अस सी। द ब्रिटिश वर वरीड दैट द यूज ऑफ फॉरेस्ट बाय लोकल पीपल। अब देखिए खुद जो काट रहा है उनका कोई असर नहीं पड़ रहा, लोकल पीपल जो काट रहे हैं दो चार लकड़ियां, उनसे बड़ी दिक्कत है। लोकल पीपल एंड द रेकलेस फेलिंग ऑफ ट्रीज बाय ट्रेडर्स विल डिस्ट्रॉय फॉरेस्ट। इनका मानना था कि जो वहाँ पे लोग रहते हैं फॉरेस्ट में, जो वहाँ के लोकल्स हैं, वो दिन के 2 पेड़ काटते हैं, उससे जो है फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे। ये लोग दिन में 1000 पेड़ काटते हैं, इससे फॉरेस्ट खत्म नहीं होंगे, इनका ये मानना था। So they decided to invite a German expert, Dietrich Brandis, for advice. तो इस Dietrich Brandis को बुलवाया गया जो कि जर्मन थे, and made him the first Inspector General of Forest in India. ये एक फैक्ट है, आप चाहते याद कर सकते हैं। The first Inspector General of Forest in India was Dietrich Brandis, जिसको ब्रिटिश ने बुलवाया। ये लोग जो 2 पेड़ काट रहे हैं, इसको भी काटने से कैसे मना करें हम।
Brandeis realized that a proper system had to be introduced to manage the forest and people had to be trained in science of conservation. मतलब लोगों को जो है कंजर्वेशन सिखाया जाए, लोगों को सिखाया जाए, खुद नहीं सीखेंगे, ठीक है। और कैसे जो है लोगों को मना किया जाए कि फॉरेस्ट मत काटिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। Brandeis set up the Indian Forest Service in 1864 and helped formulate the Indian Forest Act of 1965. तो इन्होंने फॉरेस्ट सर्विस भी जो है चालू करी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, जो आज तक कंटिन्यू है हमारे इंडिया में। आज तक जैसा इन्होंने बनाया था वो वैसी कैसी कंटिन्यू है, आज भी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस आज भी जो है इसकी ये लागू होती है इंडिया में। सो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया उन्होंने 1865। द इम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉज सेटअप एट देहरादून, ये आज भी देहरादून में ही है। इम्पेरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में आज भी है। द सिस्टम दे टॉट हियर वाज कॉल्ड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। वहाँ पर उन्होंने लोगों को साइंटिफिक फॉरेस्ट्री सिखाई। होता क्या है सिस्टम में, इन दिस सिस्टम ट्रीज शुड बी प्लांटेड इन स्ट्रेट रोज एंड ऑफ वन टाइप ओनली। ट्रीज को जो ऐसे स्ट्रेट रोज में प्लांट किया जाए, और वो भी एक तरह के ट्री लगे सारे जो इनको चाहिए अपने उसके लिए, रेलवेज के लिए, जिसको टिम्बर बोलते हैं हम। सिर्फ उसी का प्लांटेशन हो, बाकी सब ट्रीज को काट दो। द 1878 एक्ट डिवाइडेड फॉरेस्ट इनटू थ्री कैटेगरीज। 1878 में एक और एक्ट पास किया गया जिससे फॉरेस्ट को तीन जगहों में डिवाइड कर दिया, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट। द बेस्ट फॉरेस्ट वर कॉल्ड रिजर्व फॉरेस्ट। देखिए रिजर्व फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट थे जहाँ पर विलेजर्स को आना और वहाँ से कुछ भी ले आना अलाउ नहीं था। अगर वहाँ पे एक लकड़ी टूटी भी पड़ी है तो भी आप उसको ले नहीं जा सकते, वो सब जो है रिजर्व्ड है। अगर आपको अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए लकड़ी चाहिए, सो यू हैव टू गो टू प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और विलेज फॉरेस्ट। यू कुड नॉट टेक एनीथिंग फ्रॉम द रिजर्व फॉरेस्ट, क्योंकि इन फॉरेस्ट में इन्होंने क्या किया, पूरे फॉरेस्ट काट दिए और अपने जो मतलब के ट्री थे से वही उगा लिए, ताकि ये लोग अपने नेवी के लिए और रेलवेज के लिए जो है इस चीज़ को ले जा सके। इम्प्लीकेशंस ऑफ फॉरेस्ट एक्ट ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल। अब हम इम्प्लीकेशंस पढ़ेंगे जो फॉरेस्ट एक्ट इन्होंने लागू किया, क्योंकि उस समय आप सोचिए इंडिया जो है, इंडिया के लोग काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट है फॉरेस्ट पे। अपना अगर उनको कुछ खाना था, पीना था, खाना बनाने तक के लिए लकड़ी उनको फॉरेस्ट से चाहिए। अगर हंटिंग करनी है तो फॉरेस्ट से उनको टूल्स में लकड़ी लगानी है। तो फॉरेस्ट पे बहुत हैवी डिपेंडेंट है उस समय लोग, और लोग रहते ही फॉरेस्ट में थे। रिजर्व फॉरेस्ट उन्होंने बोला रिजर्व है, तो वहाँ से लोगों को भी हटा दिया, उनके घर उखाड़ दिए। So foresters and villagers had very different ideas of what good forest should look like. Villagers wanted forest as a mixture of species to satisfy different needs. ये चाहते थे कि हर तरह का पेड़ हो फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट का मतलब भी क्या हो। और ब्रिटिशर्स ने बोला नहीं भाई, हमें सिर्फ अपना एक ट्री चाहिए, हम एक ही एक उगाएंगे, बस टिम्बर ही टिम्बर। Fuel for relief. The forest department on the other hand wanted trees which were suitable for building ships or railways, जो मैंने बात की आपसे। They needed trees that could provide hardwood and were tall and straight. So particular species like teak and sal were promoted, others were cut. तो फॉरेस्ट जो है उनको प्रमोट किया जाएगा, उनमें सिर्फ टीक और साल जो कि हार्डवुड होते हैं से उन्हें उगाया जाएगा, बाकी सबको काट दो। Villages were heavily dependent on forest products for their survival, but the Forest Act restricted them to do so. The preserved forests were entry restricted and no one was allowed to take anything from it. Women who collected fuel wood, जो लकड़ी जलाने के लिए, खाना बनाने की लकड़ी लगती है, उसे फ्यूल वुड बोलते हैं, were especially worried. It was also common for police constables and forest guards to harass people by demanding free food from them. अब लोगों की देखिए डिमांड थी, जो लोग रहते हैं रिजर्व फॉरेस्ट में वो लोग खाना कैसे बनाएंगे अगर आप वहाँ से लकड़ी लाने को उनको मना कर दोगे तो। सो बहुत सारे पुलिस कांस्टेबल उन्हें अलाउ करते थे पर उनसे फ्री फूड डिमांड करते थे। मतलब काफ़ी जो है उस समय करप्शन चलता था इंडिया में। इम्पैक्ट ऑफ एक्ट ऑन कल्टीवेशन। कल्टीवेशन पे क्या फ़र्क पड़ा, अगर जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनकी जो कल्टीवेशन होगी रिजर्व फॉरेस्ट में ही होगी। अब वहाँ से लोगों को हटाया जा रहा है तो ये लोग कल्टीवेशन कहाँ करेंगे। So one of the major impact of European colonialism was on the practice of shifting cultivation. Shifting cultivation was highly practiced and highly popular in India at that time, और इसको उन्होंने बैन कर दिया यूरोपियंस ने। This is the traditional shift agriculture practice in many parts of Asia, Africa और South America. ये काफ़ी traditional agriculture practice थी। In shifting cultivation, parts of the forest are cut and burned in rotation. Seeds are sown in the ashes after the first monsoon rains, and the crop is harvested by अक्टूबर नवंबर। देखिए होता क्या है इसमें, जो फॉरेस्ट होता है आपका, जो आपकी क्रॉप होती है, उस क्रॉप को जलाया जाता है पहले। जलाने के बाद उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, ठीक है, जलाने के बाद जमीन में क्रैक हो जाते हैं। उसके बाद उन क्रैक्स में से सीड्स डाले जाते हैं ताकि क्रैक्स में से वो सीड अंदर चले जाए। फिर आती है रेनफॉल, रेनफॉल से जो क्रैक्स अपने आप फिर से भर जाते हैं और वहाँ पे जो है प्लांटेशन अपने आप हो जाती है। सो एक सस्ता है थोड़ा सा टेक्निक है एग्रीकल्चर करने का, आपको जो है ज़मीन खोदनी नहीं पड़ती सीड डालने के लिए, अपने आप उसमें थोड़े क्रैक्स हो जाते हैं। पर इसमें दिक्कत क्या है, आपका फॉरेस्ट को अगर आप आग लगाओगे तो ये आग जो है आप तो कंट्रोलेबल होती नहीं है, ये आग जो आपकी फॉरेस्ट तक जाएगी।
इसलिए जो है, और अब फॉरेस्ट में आपको पता है उनके लिए खजाना बैठा है, टिम्बर और टीक जो उनको चाहिए ही चाहिए यूरोपियंस को। इसलिए यूरोपियंस ने जो है फिशिंग कल्टीवेशन बैन कर दिया। Therefore, the government decided to ban shifting cultivation. As a result, many communities were forcibly displaced from their homes in the forest. काफी लोगों को हटा दिया गया फॉरेस्ट से। Some had to change occupations while some resisted to small and large and small rebellions. कुछ लोग मान गए, अपना जो है काम धंधा चेंज कर दिया। कुछ लोग नहीं माने तो वो लड़ाई करने आए ब्रिटिश से। इफेक्ट ऑन हंटिंग, हंटिंग से भी बहुत लोगों को ज़्यादा चलता था उस समय इंडिया में। अब फॉरेस्ट रिजर्व कर दिया तो हंटिंग भी बैन कर दी। The new forest law changed the life of forest dwellers in yet another way. Before the forest law, many people who lived in or near forest had survived by hunting deer. So मेन लोग वहाँ पे रहने वाले हंट करते थे और डियर हंट करते थे। देखिए छोटा मोटा ही खाने पीने के जो होते हैं जानवर, जैसे डियर हुआ, रैबिट हुआ, उनकी हंटिंग चलती थी उस समय पे इंडियंस के द्वारा। उसको भी जो है बैन करने जा रहे हैं ये लोग। वैरायटी ऑफ स्मॉल एनिमल्स, तो जो हंटिंग होती थी उस समय इंडियंस के द्वारा वो होती थी डियर की और कुछ स्मॉल एनिमल्स की। दिस कस्टमरी प्रैक्टिस वर प्रोहिबिटेड बाय फॉरेस्ट लॉ। तो फॉरेस्ट लॉ पास करवाया गया और इस प्रैक्टिस को भी जो है बैन करवा दिया गया कि अब आप इसको वो नहीं करोगे हंट। दोज हु वर कॉट हंटिंग वर पुनिश्ड फॉर पोचिंग। ठीक है, हंडो जो लोग भी मिलते थे हंटिंग करते हुए, जो इंडियंस पाए जाते थे, उन सबको पकड़ पकड़ जेल में डाल दिया गया। While the forest law deprived people for their customary rights to hunt, hunting of big game become a sport. सो देखिए लोगों को जो है, जो नॉर्मल पीपल्स इंडिया को, उनको उनके लिए बैन करवा दी हंटिंग, और खुद हंटिंग करना शुरू कर दी ब्रिटिश लोगों ने, यूरोपियंस लोगों ने, और हंटिंग को एज अ स्पोर्ट बना लिया। स्पोर्ट मतलब है खेल। इन इंडिया हंटिंग ऑफ टाइगर्स एंड अदर एनिमल्स हैड बीन पार्ट ऑफ द कल्चर ऑफ कोर्ट एंड नोबिलिटी फॉर सेंचुरीज। द ब्रिटिश सॉ लार्ज एनिमल्स एज अ साइन ऑफ वाइल्ड प्रिमिटिव एंड सैवेज सोसाइटी। ये सोचते थे कि भैया वाइल्ड एनिमल्स को मारेंगे हम, टाइगर्स, लायंस, पैंथर, इनको मारा जाए क्योंकि इनको मारने में बहादुरी है। ओके, मतलब दूर से आप ऐसे 50 फीट दूर खड़े हो जाओ, एक बेचारा टाइगर जा रहा है, आपने गोली मारी मर गया, तो बहुत बहादुरी वाला काम किया इन्होंने। और जिससे पहले आपके किंग्स हुआ करते थे वो लोग, तो उनके पास तो गन थी नहीं, वो फिर भी जो है कभी अगर टाइगर की हंटिंग कर रहे हैं तो टाइगर से लड़ के तलवार से मारते थे उसको। ये लोग दूर से खड़े हो गोली मार देते तो बहादुरी हो गई। दे गेव रिवॉर्ड फॉर द किलिंग ऑफ टाइगर्स। तो टाइगर को किल करने के लिए रिवॉर्ड जो है स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश ने। अगर आप टाइगर्स को मारोगे तो यू विल बी रिवॉर्डेड। ओवर 80,000 टाइगर्स, कहाँ चली गई, ओवर 18,000 टाइगर्स, 1,50,000 leopards and 2 lakh wolves were killed for reward in the period 1875 to 1925. Gradually the tiger also seen as a sporting trophy. Sporting trophy, जो टाइगर को मारेगा उसने बहुत बड़ा काम किया, उसे सम्मान दिया जाता था उस समय सोसाइटी में यूरोपियंस के द्वारा, उसे एज अ प्राइज दिया जाता था। द महाराजा ऑफ सरगुजा अलोन शॉट 1157 टाइगर्स। मतलब कितनी मास किलिंग हो रही है। जो छोटे मोटे लोग डियर और स्मॉल एनिमल मारते मारते थे उनको बैन कर दिया, और खुद चालू हो गया 80-80 हज़ार टाइगर और इतने इतने लेपर्ड मारना। मैं बहुत बढ़िया काम किया यूरोपियंस ने इंडिया में। एंड 2 लाख लेपर्ड्स अप टू 1957। अब ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर जॉर्ज ह्यूल किल्ड 400 टाइगर्स। तो ये मारते ही चले गए, कोई अंत ही नहीं था, ऐसा स्पोर्ट बना लिया है बिल्कुल। दूर से खड़े हो गोली मार दो, स्पोर्ट हो गया। रिबेलियन इन फॉरेस्ट, सो रिबेलियन तो होना ही था। अगर आप जो नॉर्मल लोगों को डिप्राइव कर रहे हो फॉरेस्ट को काटने से, खुद आप खुद काट रहे हो। लोगों को आप मना कर रहे हो कि हंटिंग मत करो डियर की, और खुद 2-2 लाख लाख टाइगर मार दे रहे हो, तो ये काफ़ी गलत था, जो कि इंडियंस को फेल हुआ। तो रिबेलियन किया इंडियंस ने। इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड फॉरेस्ट कम्युनिटीज रिबेल्ड अगेंस्ट द चेंजेस दैट वर बीइंग imposed on them. The leaders of these movements against the British like सिद्धू एंड कानू इन द संथाल परगना। तो इंडिया के जो ट्राइबल्स थे जो उस समय फॉरेस्ट में रहते थे, उन्होंने रिवोल्ट किया। उनमें से कुछ लोगों के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे सिद्धू एंड कानू इन संथल, संथाल ट्राइब्स में आते हैं ये। बिरसा मुंडा तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है छोटा नागपुर में, इनका नाम तो हम आगे रिवोल्ट में पढ़ते भी हैं इंडियन रिवोल्यूशन में। अल्लूरी सीतारामा राजू ऑफ आंध्र प्रदेश आर स्टिल रिमेंबर टुडे इन सॉन्ग्स एंड स्टोरीज। इन लोगों के नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट केस स्टडी आती है कि बस्तर की। बस्तर इज अ साउदर्न मोस्ट, लोकेटेड इन सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एक डिस्ट्रिक्ट है आज भी, and borders Andhra Pradesh, Odisha, and Maharashtra. The central part of Bastar is on a plateau. A number of different communities live in Bastar, such as Maria and Muria Gonds, Dhurwas, Bhatas, and Halwas. ये कुछ communities के नाम है जो रहती हैं वहाँ पर। They speak different languages but share common customs and beliefs. The people of Bastar believe that each village was given its land by the earth, and in return they look after it. तो ये बोलते थे कि अर्थ जो है माता, उसको एज अ गॉड मानते थे अर्थ को, और ये बोलते थे अर्थ हमें बहुत कुछ देती है तो इसके बदले में हम उसकी रक्षा करते हैं।
बस्तर के लोगों को काफ़ी सही मानना था ये। रिबेलियन हुआ बस्तर, फिर रिबेलियन इन बस्तर व्हेन द कॉलोनियल गवर्नमेंट प्रपोज टू रिजर्व 2/3 ऑफ द फॉरेस्ट इन 1905। गवर्नमेंट ने क्या बोला कि बस्तर का 2/3 फॉरेस्ट को रिजर्व कर दो, मतलब हम उसको हम ही खराब करेंगे और कोई खराब नहीं करेगा फॉरेस्ट को। एंड स्टॉप शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्टॉप कर दी जाए। हंटिंग एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस, द पीपल ऑफ बस्तर वर वेरी वरीड। Some villages were allowed to stay on in the reserved forest on the condition that they worked free of the forest department in cutting and transporting trees and protecting the forest from fires। मतलब अगर आप हमारे लिए काम करते हो तो ठीक है, हमारे लिए अगर आप ट्री उगाते हो, उनको आग से बचाते हो, तो आप रह सकते हो वहाँ पर एज अ प्रोटेक्टर। बाकी आप अपने मतलब के लिए नहीं रुकोगे वहाँ पर। सब्सिक्वेंटली दिस केम टू बी नोन एज फॉरेस्ट विलेजेस। तो ऐसे करके फॉरेस्ट के विलेजेस बन गए। कुछ लोग मान भी गए कि ठीक है भाई, कुछ काम तो मिल नहीं रहा इनके अंडर में, ये खुद कुछ दे रहा है तो ठीक है। People began to gather and discuss this issue in their villages council, in bazaars and at festivals, or wherever the headmen and priests of several villages were assembled. In 1910, Mango boats, a lump of earth, chilies and arrows began circulating between villages। तो हथियार जो है छोटे मोटे बटना शुरू हो गए। जो छोटे मोटे हथियार उन लोगों ने बनाए लड़ने के लिए, वो पूरे विलेज में सर्किट होना शुरू हो गया उस समय पर। These were actually messages inviting villagers to rebel against the British। Every village contributed something to rebellion expenses। हर गांव के लोगों ने कुछ ना कुछ खर्चा पानी दिया रिवॉल्यूशन चलाने के लिए ब्रिटिश के खिलाफ। बाजार्स वर लूटेड, बाजारों को लूटा गया। द हाउस ऑफ ऑफिशियल्स एंड ट्रेडर्स, स्कूल्स एंड पुलिस स्टेशन वर बर्न्ड एंड रॉब्ड एंड ग्रेन रीडिस्ट्रीब्यूटेड। तो मतलब रिवॉल्यूशन ने एक तरह से हाहाकार मचा दिया बस्तर के अंदर। जितने भी लोग थे उन्होंने बाजार लूट लिया, पुलिस स्टेशन को जला दिया, बड़े बड़े ऑफिशियल्स थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स, उनके घरों को आग लगा दी। और जो ब्रिटिश का जो ग्रेन का जो स्टॉक था उसको भी अपने आप में बांट लिया। ऑपरेशन ऑफ द रिवोल्ट, अब ब्रिटिश ने जो है ऑपरेशन किया उसको, मतलब उसे बंद करवाया। द ब्रिटिश सेंड ट्रूप्स टू सप्रेस द रिबेलियन, अपनी आर्मी भेजी वहाँ बस्तर में कि जाओ मारो इन्हें, खत्म करो। द आदिवासी लीडर्स ट्राइड टू नेगोशिएट बट द ब्रिटिश सराउंडेड देयर कैंप्स एंड फायर्ड अपॉन देम। तो नेगोशिएशन भी चाहा कि इंडियंस लोगों ने कि कुछ एक रास्ता निकल जाए, और ब्रिटिश ने रास्ता निकालने के बदले उन्हें मारना शुरू कर दिया। After that they marched up through the villages flogging and punishing those who had taken part in the rebellion। उसके बाद कुछ सालों उसी टाइम में उन्होंने जो सप्रेशन था आपका रिवॉल्यूशन हो रहा था वहाँ पर, उसको बंद करवा दिया, और जिन लोगों ने पार्ट लिया तो उनको पकड़ पकड़ के ले गए। मोस्ट विलेजेस वर डिजर्टेड एज पीपल फ्लैड इनटू जंगल्स। बहुत सारे विलेजेस को जला दिया गया, खत्म कर दिया गया। जो लोग जो है वहाँ के वो जंगल्स में चले गए। इट टुक 3 months, ओनली 3 months लगे उनको फॉर द ब्रिटिश टू रिगेन कंट्रोल। हाउएवर दे नेवर मैनेज टू कैप्चर गुंडाधुर। गुंडाधुर जो वहाँ के मेन रिवोल्ट चला रहे थे वहाँ के लोग, उनको पकड़ने में ये लोग सफल नहीं रहे क्योंकि वो लोग तो फॉरेस्ट में चले गए। इन अ मेजर विक्ट्री ऑफ द रिवर्स वर्क फॉर ऑन रिजर्वेशन वाज टेम्परली सस्पेंडेड। एरिया टू बी रिजर्व वाज रफली हाफ ऑफ दैट ऑफ प्लान बिफोर 1910। तो थोड़ी वो सक्सेस से क्या मिली, जो जो एरिया रिजर्व होने वाला था, रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर आने वाला था, उसका उन्होंने सिर्फ हाफ एरिया रिजर्व किया, उतना रिजर्व नहीं किया जितना होने वाला था। After independence also, the same practice of keeping people out of the forest and reserving them for industrial use continued। तो देखिए यार, लोग आज़ाद हो गए इंडिया, उसके बाद भी इंडियन गवर्नमेंट ने भी वही काम किया जो ब्रिटिश लोग कर रहे थे वहाँ पर। उन्होंने बोला कि अब जो फॉरेस्ट में गए हैं वहीं रहें, और जो एरियाज ब्रिटिश लोगों ने एक्वायर किए थे अपनी यूज़ के लिए, अब वो इंडियन गवर्नमेंट एक्वायर करेगी। पर ऐसा थोड़ा सा वहाँ पर फिर रेवोल्यूशन हुआ, फिर वहाँ के लोगों को वापस से जो सेटल किया गया जहाँ पे पहले रहते थे वो लोग। In the 1970s, the World Bank proposed that 4,600 hectares of the natural sal forest should be replaced by a tropical pine to provide pulp for the paper industry। अब देखिए उससे पेपर इंडस्ट्री काफी हाई पीक पे थी, तो वर्ल्ड बैंक ने बोला कि भैया आपके जो ब्रिटिश लोगों ने साल उगाया है उसको काटो और बैठ के ये पल्प ट्री होगा। ओके, मतलब कुछ भी जो डिमांड है बड़े बड़े वेस्टर्न कंट्रीज की, वो इंडिया फुलफिल करता रहा है, पहले भी करता रहा है और अभी भी करता ही है। केस स्टडी ऑफ जावा, अब आपकी बुक में एक केस स्टडी दी है जावा की। आपने देखा इंडियंस में कि इंडिया में भी यूरोपियंस ने काफ़ी अपने मतलब के लिए सिर्फ काम किया, काफ़ी जो एक्सप्लॉइट किया इंडियन फॉरेस्ट को, इंडियन एनिमल्स को, वाइल्ड लाइफ को खूब मारा काटा। वैसे एक जगह है आपकी इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया का आइलैंड है जावा, जहाँ पे जो है रूल करते हैं डच। डच इज़ ऑल्सो अ कंट्री। डच जो है डेनमार्क के रहने वाले लोग हैं यहाँ पे। So Java is also famous as a rice producing island in Indonesia। rice producing island था काफी फेमस इंडोनेशिया में। बट वंस अपॉन अ टाइम इट वाज कवर्ड मोस्टली विद फॉरेस्ट। एक समय जो है बिल्कुल बहुत मानी हुई जगह थी फॉरेस्ट के लिए, काफी हरा भरा आइलैंड हुआ करता था। द कॉलोनियल पावर इंडोनेशिया वाज द डच, एंड वी विल सी दैट देयर वर मेनी सिमिलरिटीज इन द लॉस ऑफ फॉरेस्ट कंट्रोल इंडोनेशिया एंड इंडिया।
अब जैसे इंडिया में ब्रिटिश लोगों को चाहिए लकड़ी, वैसे इंडोनेशिया में, जावा में डच लोगों को चाहिए वहाँ की लकड़ी अपनी शिप्स बिल्डिंग के लिए और रेलवे बिल्डिंग के लिए। द कलंग्स ऑफ जावा, कलंग्स वहाँ की ट्राइब है, जावा में रहती है, वर अ कम्युनिटी ऑफ स्किल्ड फॉरेस्ट कटर्स एंड शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स। They were so valuable that in 1755, when the Mataram kingdom of Java split, the 6,000 Kalang family were equally divided into two kingdoms. जब जावा में राजा वाजा राज करते थे तो ये कलंग्स जो वहाँ की ट्राइब है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है वहाँ की ट्राइब ये वहाँ पे रहना अच्छे से जानती है, वहाँ पे किस तरीके से कल्टीवेशन किया जाए, किस तरीके से सब कुछ काम चलाया जाए, ये सिर्फ कलंग्स लोगों को आता था। When the Dutch began to gain control over the forest in the 18th century, तो 18th century में डच लोगों ने जब कब्जा किया जगह पे, दे ट्राई टू मेक अ कलंग वर्क अंडर देम, तब उन्होंने सोचा कि जो कलंग्स लोग हैं ये इनके अंडर काम करें। इन 1770 द कलंग रजिस्टर्ड बाय अटैकिंग अ डच फोर्ट एट जोआना, बट द अपराइजिंग वाज सप्रेस्ड, पर कलंग लोगों ने इसमें फिर रिवोल्ट भी किया कि हम लोग क्यों इनके अंडर में काम करें, पर रिवोल्ट वाज सप्रेस्ड। रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट in the 19th century, when it became important to control territory and not just people, the Dutch enacted forest laws in Java, restricting villagers access to forest। बिल्कुल वही सेम काम जो इंडिया में हुआ था वो जावा में भी हुआ, रिजर्व फॉरेस्ट बना दिए गए जो जहाँ के लोगों को मतलब अंदर जाना अलाउ नहीं है अब इन फॉरेस्ट के। Villagers were punished for grazing cattle in the young stands, transporting wood without a permit, or traveling on forest roads with horse, cart और cattle। तो वहाँ पे जाना, वहाँ पे लकड़ियाँ काट के जो है एक्सपोर्ट करना या बेचना बिना किसी परमिट के, तो सब ये सब चीज़ें वहाँ पे इलीगल घोषित कर दी गई। ओनली द plantation of trees or railways were permitted for railways, plantation of trees for railways were permitted and people living in those forests provided with rent for their work। तो जो लोग जो है बड़े बड़े ट्रीज प्लांट करते थे उनके मतलब के लिए, सिर्फ उन्हीं लोगों को जो है वहाँ पे रहने की परमिशन दी गई, बाकी सब और उन लोगों को जो रेंट भी प्रोवाइड किया गया वहाँ पे काम के लिए। बाद में जो है रेंट देना भी बंद कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट, डच गवर्नमेंट ने बोला कि आप लोग जो है काम फ्री में करेंगे हमारे लिए। ये आप देख सकते हैं एक मॉडल, कि आप देख सकते हैं लगभग जो कार्ड बना हुआ है ये आयरन और ये वुड का ही बना हुआ तो होता था उस समय पर। और जो पटरियाँ बिछती थी उस समय, ट्रैक्स, वो भी जो उस समय लकड़ी के बनना स्टार्ट हुए थे। रिबेलियन जावा, ये देख सकते हैं आप मैप, ये आपका इंडोनेशियन आइलैंड है आपके ये वाले, जितने ये पर्पल आपको दिख रहे होंगे ऑरेंज कलर में, ये पूरा इंडोनेशियन आइलैंड है। ये आपका जो है मलेशिया है, इधर आपका बहुत ही छोटी सी कंट्री सिंगापुर आती है, ये एक अलग कंट्री है बोर्नियो। सो उसमें आप देख सकते हैं सुमात्रा सबसे बड़ा आइलैंड है आपका, और ये आपका जावा आइलैंड देख सकते हैं आप लोग। सो अराउंड 1890 सुरोंतिको सामिन ऑफ राबन रादन ब्लांगटंग विलेज, थोड़ा नाम ऐसे क्योंकि इंडोनेशियन नाम ही है, अ टीक फॉरेस्ट विलेज बिगन क्वेश्चनिंग स्टेट ओनरशिप ऑफ द फॉरेस्ट। तो ये कुछ एक नाम है सुरोटिंगो सामिन, उन्होंने जो है वहाँ पे सवाल उठाना स्टार्ट किए कि कैसे ये जो फॉरेस्ट हैं जावा के ब्रिटिश डच लोगों के हो गए। He argued that the state had not created the wind, water and earth and wood। जब आप लोगों ने इन्हें उगाया नहीं है, ये सब हमारे जो है मदर अर्थ की देन है, विंड वाटर अर्थ वुड, जब ये मदर अर्थ की देन है तो ये सबके हिस्से में बराबर बंटनी चाहिए। ये सब किसने बोल दिया कि इसे आपकी लोग यूज कर सकते हैं? So we could not own it. Soon a widespread movement developed. Some of the Samantis protested by lying down or their land when the Dutch came to survey it। मतलब बहुत लोगों ने जो डच लोगों को मानना शुरू किया, जब वो आते टैक्स लेने के लिए, टैक्स देने से मना कर दिया, उन्हें भगाना शुरू कर दिया कि भैया जब ये फॉरेस्ट सबका है, जब ये मदर अर्थ ने सबको दिया है, एक बराबर हो दिया है, तो आप कैसे इस पे अपना हक जता के बैठे हैं। उसके बाद दोनों कंट्रीज आज़ाद हुई, दोनों कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड वॉर देखा, दोनों कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और सेकंड में भी लार्ज इम्पैक्ट हुआ इन दोनों कंट्रीज पे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर्स में जो है बहुत ही लार्ज वुड्स को ले जाया गया वहाँ पे वर्ल्ड वॉर में यूज़ करने के लिए, तो इनके फॉरेस्ट काफ़ी क्लियर कर दिए गए, बहुत हद तक इन दोनों कंट्रीज को अफेक्ट किया गया। But after independence of both the countries since the 1980s, government across Asia and Africa have begun to see the scientific forestry and the policy of keeping forest communities away from forest has resulted in many conflicts। तो देखिए इन्होंने फिर गौर किया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वहाँ के लोगों को दूर रखा फॉरेस्ट से, पर उससे क्या हुआ, सिर्फ लड़ाइयाँ हुई, कॉन्फ्लिक्ट हुई। तो उसके बाद जब दोनों कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो गई तो दोनों कंट्रीज ने वहाँ के लोगों के साथ मिलकर, ठीक है, देन विद गवर्नमेंट विद ट्राइबल स्टार्टेड वर्किंग टुवर्ड्स दिस गोल। उन्होंने जो है वहाँ के लोगों के साथ मिलकर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट जो स्टार्ट किया, कुछ लॉ ऐसे बनाए कि वहाँ के लोगों को फायदा भी हो और फॉरेस्ट जो है वो कंजर्व भी कर सकें। मतलब वहाँ पे फॉरेस्ट जो है उसका एक्सप्लॉइटेशन होना बंद कर दिया जाए, फॉरेस्ट को जो है अच्छा किया जाए, और वहाँ के लोगों के साथ मिलकर, ट्राइबल्स के साथ मिलकर, और ट्राइबल्स को जो अपने यूज़ के लिए फॉरेस्ट चाहिए वो जो है उनको लोग यूज़ करते रहे।
वैसे इंडिया में आज भी एक्ट जो है फॉरेस्ट के वही हैं। आज रिजर्व फॉरेस्ट में जाना किसी को अलाउ नहीं है, जिसको आप कोर एरियाज ही बोलते हैं फॉरेस्ट की भाषा में। तो वहाँ पे जाना आज भी किसी का अलाउ नहीं है। तो बहुत सारे प्रैक्टिसेस जो है आज भी कंटिन्यू है। बट फिर भी अगर हम बात करें कॉलोनियल एरिया एरा की और बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया की, तो फिर भी हम बहुत ही बेटर कंडीशन में हैं पहले से। आज जो है जो लोग उस समय एक्सप्लॉइट करते थे फॉरेस्ट को, ब्रिटिश लोग, यूरोपियंस लोग, वही लोग आप देखोगे आज यूएन में, और उनकी जो है उनके लोग जो है बोलते हैं फॉरेस्ट बचाओ फॉरेस्ट बचाओ। आज जाके इंडिया के लोगों को बताते हैं कि भाई आपके लोग देखो फॉरेस्ट काट रहे हैं। एक एक भी पेड़ काटते तो बताते देखो भैया ट्री काटे जा रहे हैं, उस समय कुछ हजारों काट के चले गए। सो वही बात है, जो बर्बाद करता है बाद में फिर वो होशियारी बनता है थोड़ा सा। सो इन दी लास्ट, थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट हो इस चैप्टर में से, काफ़ी इजी चैप्टर था आपका ये वाला फॉरेस्ट के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें आप लोग जानते ही थे, कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होंगी आपको फॉरेस्ट के बारे में और कुछ नई चीज़ें। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस चैप्टर और एनीथिंग, प्लीज लेट मी आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और थोड़ी वीडियोस आप लोग देखा करें, एंड तक मैं देख रहा हूँ वीडियोस नहीं देख रहे हैं। क्लास में आपके इतने सारे हुआ करते थे बच्चे, दो दो तीन तीन बार एक एक वीडियो को देखिए आपने एग्जाम से पहले। और फिर भी आपको डाउट आता है तो प्लीज़ आस्क मी इन व्हाट्सएप और इन कमेंट सेक्शन ओनली। सो इन दी लास्ट, थैंक यू।